एक समय की बात है जब एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। एक दिन उनके घर पर अचानक एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में दूध के ढोल होते हैं। कौन हो तुम? दादी, मैं जगन हूँ, आपकी छोटी बहन का पोता। अरे जगन, ये तू है? तू तो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा चल, पहले अंदर आ जा। जगन घर के अंदर आता है और फिर जगन अपनी दादी को बताता है कि वो वहाँ कुछ दिन रहने के लिए आया है। दादी, घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ और यहीं दूध बेचने का काम कर लूँ। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी तेरा ही तो घर है। वैसे भी यहाँ अकेली रहती हूँ, तू रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और देख, घर में गाय भैंसों की भी कमी नहीं है। तू बस कल से ही दूध निकाल कर बेचना शुरू कर दे। ठीक है दादी। अच्छा, अब मैं सो जाता हूँ, काफी थक गया हूँ। जगन सोने चला जाता है। जगन अचानक भूत बन जाता है। वो वहाँ उस घर में किसी मकसद से आया होता है। सही घर चुना है मैंने अपने काम के लिए। इस बुढ़िया को कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन हूँ। और वो बुढ़िया इसके बारे में बिल्कुल बेखबर होती है। वो चैन की नींद अपने कमरे में सो रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ वो भूत अपने ढोल उठाकर दूध निकालने चल देता है। घर के पीछे सारी गाय और भैंसें बंधी होती हैं। भूत उनके पास जैसे ही पहुँचता है और भूत को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। भूत गुस्से में उनको देखता है और अपना हाथ उनकी तरफ करता है कि तभी सबके सब गाय भैंसें डर कर शांत हो जाती हैं। अब हुई ना शांत। अगर जरा भी शोर किया तो दूध के साथ सारा खून निकाल कर पी जाऊंगा। भूत एक एक करके सारी गाय और भैंसों का दूध निकालकर उस ढोल में भर लेता है। उसके बाद वो दोनों ढोल को चांद की रोशनी के नीचे रखकर उसमें अपने जादुई मंत्र पढ़ने लगते हैं। चांद की रोशनी सीधा दूध पर पड़ रही होती है और अचानक दूध का रंग लाल हो जाता है। आखिर जैसा मैंने चाहा वैसा हो ही गया। अब ये दूध कल गांव वाले पिएंगे और पीकर पागल हो जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है तो बूढ़ी दादी उठकर अपने पोते जगन को उठाने आती है। बेटा जगन, अरे ओ बेटा जगन, जल्दी उठ बेटा, दूध बेचने नहीं जाना क्या? बूढ़ी दादी की आवाज सुनकर जगन एकदम से उठ जाता है और फटाफट दूध बेचने चल देता है। वो घर घर जाकर आवाज देने लगता है, दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा गाय और भैंस का दूध। जगन की आवाज सुनकर शीला घर के बाहर आती है। अरे भैया, तुम कौन हो? पहले तो तुमको कभी इस गांव में नहीं देखा। जी, मैं वो बूढ़ी दादी है ना, तो पीपल के पेड़ के पास बड़े से घर में अकेली रहती हैं, उन्हीं की बहन का पोता हूँ। यहाँ काम करने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम दादी के पोते हो? फिर तो मैं तुम्हारी चाची हुई। अच्छा, तो तुम मुझे अब 2 किलो भैंस का दूध दे दो। जी, अभी देता हूँ। वो फटाफट शीला चाची को 2 किलो दूध देकर वहाँ से दूसरे घरों में भी दूध बेचने चल देता है। धीरे धीरे वो पूरा दूध गांव में बेच आता है। उसके बाद वो अपने खाली ढोल लेकर घर वापस आता है और आंगन में आकर बैठ जाता है। अरे आ गया, तू चल आकर खाना खा ले। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जगन अंदर जा ही रहा होता है कि शीला मौसी उसे घर के बाहर से भागती हुई दिखती है और उनकी गोद में उनका 1 साल का बच्चा भी होता है। लगता है दूध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। शाम तक गांव में हड़कंप सा मच जाता है, पर दादी इस बात से बेखबर होती है। फिर रात को दादी जब किसी काम से शीला की पड़ोसन बिमला के घर जाती है तो उनसे एक नई बात सुनने को मिलती है। क्या आपको शीला के बेटे के बारे में कुछ नहीं पता? क्या हुआ उसके बेटे को? अरे, जब शीला काम में लगी हुई थी तो उसका बेटा आंगन में अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था। फिर शीला को रोने की आवाज आई तो उसने जाकर क्या देखा कि उसका बेटा अपनी छोटी बहन को दांत गड़ाकर उसका खून पी रहा है। अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो कुछ नहीं, उसके बाद से वो कुछ खा पी भी नहीं रहा, बस खून और मांस मांग रहा है।
ये तो जरूर कोई शैतानी ताकत उसके अंदर आ गई है। दादी ये बात घर आकर जगन को बताती है और जगन इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि ये सब आखिर उसी का तो किया हुआ होता है। आप आराम करो दादी, आप परेशान मत हो। दादी के सोते ही जगन वापस भूत बन जाता है और फिर से गाय भैंसों का दूध निकालकर दोनों ढोलों में भर लेता है। उसके बाद वो फिर से उस पर अजीब सा जादू करता है, जिससे दूध का रंग कुछ देर के लिए लाल हो जाता है। मुझे जल्द से जल्द पूरे गांव में ये दूध सबको पिलाना होगा। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और सब खुद ही एक दूसरे को मार डालेंगे। उसके बाद मैं अकेला इस गांव में राज करूंगा। भूत बहुत खुश हो रहा था और उसे पूरा यकीन था कि वो अपने मकसद पर। अगली ही सुबह जब जगन दूध बेचने जाता है तब दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। दादी जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी बहन खड़ी होती है। अरे बहन, तुम आओ आओ, जल्दी अंदर आओ। इतने सालों बाद आज आ ही गई तू। हाँ, वैसे मुझे पता है कि तू मेरी वजह से नहीं, जगन की वजह से आई है यहाँ। तुझे कैसे पता चला कि मैं जगन की शादी का कार्ड देने आई हूँ? क्या, जगन की शादी? पर उसने तो मुझे अभी तक नहीं बताया। अरे तो मैं आई हूँ ना बताने और बुलाने। वो बेचारा तो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। अरे तू क्या बोले जा रही है? जगन तो इतने दिनों से यहीं रह रहा है। अरे तू सठिया गई है क्या? जगन तो गांव में है, उसकी शादी है अगले महीने, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। हे भगवान, तो जो मेरे घर में जगन के नाम से रह रहा है वो कौन है? मैं समझी नहीं। दादी फिर अपनी बहन को सारी बात बताती है कि कैसे कोई जगन के नाम पर उसके घर में रह रहा है। ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इसका पता लगाना होगा। एक काम कर, तू जगन के सामने मत आना, हम दोनों उस पर नजर रखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। दोनों दादी अब जगन पर रात को नजर रखती हैं। रात को जगन भूत का भेष बदल लेता है, जिसे देखकर दोनों दादी हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, ये तो जगन नहीं कोई भूत है। तेरे घर में इतने दिन से एक भूत रह रहा है और तुझे पता ही नहीं चला। अरे तो मेरे सामने ये जगन के भेष में रहता था, मुझे कैसे पता चलेगा? अब इसे देखते हैं, आखिर ये करेगा क्या। भूत हमेशा की तरह दूध निकालकर उसे ढोल में भरकर चांदनी रात में रख देता है और उसमें मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कल मुझे कुछ नए घरों में दूध देने जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मुझे इस गांव के लोगों को ये दूध मुंह लगाना होगा, ताकि वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं। अब मैं समझी, ये गांव में जो आतंक फैल रहा है वो इस दूध की वजह से है। कैसा आतंक? जिस दिन से इसने गांव में लोगों को दूध बेचना शुरू किया है, लोग एक दूसरे का खून पीने लगे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी वो खूंखार जानवर बन चुके हैं और डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। घर वाले उनको घरों में बांध बांध कर रख रहे हैं, क्योंकि वो खून और मांस मांगते हैं। हे भगवान, ये कैसा दूध लोगों को पिला रहा है जिसे पीकर लोग खून मांग रहे हैं। कुछ दिन और बस, फिर पूरा गांव मेरे कब्जे में होगा और आखिर में मैं इस बुढ़िया को ये दूध पिलाऊंगा, मेरी प्यारी दादी। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि उनका स्वाद कैसा होता है। दोनों बहन बुरी तरह घबरा जाती हैं और अपने कमरे में आ जाती हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करें। उसी वक्त फिर दोनों पंडित जी के पास जाती हैं। इसका बस एक ही तोड़ है और वो है गंगा जल। उससे पवित्र कुछ नहीं है, वो सारे जादू को खत्म कर देगा। अब तुम सोचो कि गंगा जल ऐसे उन लोगों को पिलाना है। दोनों दादी इस बारे में बहुत सोचती हैं। एक काम करते हैं, हम शरबत में मिलाकर ये सबको पिला सकते हैं। जो लोग जादुई दूध पीकर दरिंदे बन चुके हैं, वो उस शरबत को खून समझकर एक बार को जरूर पिएंगे
और बस हमारा काम हो जाएगा। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अगली सुबह जब वो भूत जगन के भेस में दूध बेचने निकल पड़ता है तो तुरंत उसके बाद दोनों बहनें शरबत बनाने में जुट जाती हैं। दोनों पूरे गांव में शरबत बांटना शुरू करती हैं और हर घर में उनको कोई न कोई रस्सी में बंधा दिखता है। शीला बेटी, ये ले शरबत और इसे अपने बेटे को पिला दे। खून खून, जल्दी मुझे, जल्दी दो मुझे, जल्दी दो मुझे। ये तो इसे खून समझ रहा है। समझने दे बेटी, इसे पीकर ये ठीक हो जाएगा। शीला जल्दी से अपने बेटे को वो शरबत पिला देती है, जिसे पीते ही वो बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाता है। अरे दादी, ये तो कमाल हो गया, आपने तो जादू कर दिया। अब बस तू हमारी मदद कर ताकि हम पूरे गांव में सबको ये शरबत पिला सके। बस फिर तीनों मिलकर पूरे गांव में एक एक इंसान को वो शरबत पिलाती हैं। जादू की वजह से बने दरिंदे सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद दादी और उसकी बहन घर आती हैं। अरे दादी, ये आपके साथ कौन है? पहले तू ये शरबत पी, फिर मैं बताती हूँ कि ये कौन है। दादी जगन के रूप में खड़े उस भूत को वो शरबत पिला देती है, जिसकी वजह से उसका गला जकड़ने लगता है। ये कैसा शरबत है? क्या है इसमें? मेरा दम घुट रहा है। मैं तो मर जाऊंगा। मरेगा तो तू है ही, क्योंकि इसमें गंगा जल मिलाया है हमने। और हाँ, मरने से पहले ये तो जान ले कि ये बूढ़ी औरत कौन है। ये है तेरी असली दादी, यानी मेरी बहन। जगन भूत के रूप में बदल जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर जलकर खत्म होने लगता है। ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उस भूत का अंत हो जाता है और फिर से गांव में खुशहाली आ जाती है। एक समय की बात है, हिरणपुर गांव में एक नया स्प्रिंग रोल बेचने वाला आया, जिसका नाम मोतीलाल था। गांव के लोगों को पता ही नहीं था कि स्प्रिंग रोल क्या होते हैं और इसका स्वाद कैसा होता है। गांव के लोगों ने नाम ही पहली बार सुना था। अरे वाह, ये गांव अच्छा है स्प्रिंग रोल बेचने के लिए। यहाँ कोई स्प्रिंग रोल बेचने वाला भी नहीं है। मेरी दुकान में बहुत कमाई होगी और मेरा तो फायदा है। ये लोगों को पता भी नहीं है स्प्रिंग रोल क्या होता है। जब लोग खाएंगे तो उन्हें नया स्वाद भी मिलेगा और मजे से खाएंगे भी। इससे मेरा भी फायदा होगा और उन्हें भी नया स्वाद मिलेगा खाने में। अगली सुबह मोतीलाल ने स्प्रिंग रोल का ठेला गली के नुक्कड़ पर लगा लिया और अपनी दुकान का नाम देता है मोतीलाल स्प्रिंग रोल वाला। आओ आओ, स्प्रिंग रोल खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कुरकुरी परत, सब्जियों का स्वाद, स्प्रिंग रोल में है एक अलग अंदाज। मुंह में जाते ही खुल जाए दिल। ऐसा है ये स्प्रिंग रोल, हर बार मिले। गांव वाले ये सुनकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे भैया, ये स्प्रिंग रोल क्या होता है? हमने तो नाम ही नहीं सुना है। ये होत का है और देखने में कैसा होता है? सुना तो मैंने भी नहीं है भाई। ये पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है। चलो भैया, अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि भला क्या है। दोनों लोग मोतीलाल के स्प्रिंग रोल खाने के लिए उसके ठेले के पास जाते हैं। आओ आओ, स्प्रिंग रोल खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। कितने का दे रहे हो भैया ये स्प्रिंग रोल? वाह, 10 रुपए का एक रोल है भैया। कितने रोल लगा दूं आपके लिए? भैया पहले एक ही रोल दे दो, जरा खाकर तो देखे होत का है स्प्रिंग रोल। अगर अच्छा लगेगा तो दूसरी प्लेट ले लेंगे। पहले ही खाकर स्वाद तो देखें। मोतीलाल एक प्लेट स्प्रिंग रोल उन्हें दे देता है। रामू और पप्पू के पास जैसे ही प्लेट आती है, वो स्प्रिंग रोल को देखने लगते हैं, फिर दोनों खाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है भैया। इतना टेस्टी चीज पहली बार खाए हैं। एक और प्लेट लगा दो। दोनों लोग पेट भरकर स्प्रिंग रोल खाते हैं और गांव में सबको स्प्रिंग रोल के बारे में बताते भी हैं। गांव के लोग उसके स्प्रिंग रोल खाने लगते हैं और सबको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मोतीलाल के ये स्प्रिंग रोल बिकने लगे और उसकी कमाई पहले से 2 गुनी हो गई। उसी गांव में राम दुलारे नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा आलसी और लालची किस्म का आदमी था। गांव में उसकी किसी से नहीं बनती थी। अगर उससे कोई भी बोलता तो वो अकड़ दिखाने लगता या तो लड़ने लगता। गांव वाले से एक दिन वो स्प्रिंग रोल खाने के लिए जाता है। जब उसने स्प्रिंग रोल वाले का काम देखा तो उसके मन में लालच आ जाता है। स्प्रिंग रोल वाले का काम तो बहुत सही है। सब लोग इसके ठेले से स्प्रिंग रोल खा रहे हैं। क्यों ना इसे मारकर इसका धंधा करने लगूं।
इससे मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मुफ्त में सब हो भी जाएगा। फिर मैं पूरे गांव का अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा और मजे से खाऊंगा पीऊंगा। एक दिन रात में राम दुलारे मुंह पर कपड़ा बांधकर और काले कपड़े पहनकर मोतीलाल के घर में घुस जाता है और सोते हुए मोतीलाल के पेट में चाकू मार देता है। राम दुलारे उसका ठेला और स्प्रिंग रोल बनाने का सारा सामान चोरी करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राम दुलारे स्प्रिंग रोल बेचने के लिए खड़ा होता है। आओ आओ स्प्रिंग रोल खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल खाओ और अपना मन बहलाओ। राम दुलारे के स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल खाओ। अरे राम दुलारे, तुमने कब से स्प्रिंग रोल बेचने का काम शुरू कर दिया? इससे पहले तो आज तक नहीं देखा तुम्हें काम करते हुए। तुम्हें तो बस लोगों से लड़ते और सोते हुए देखा है। और वो स्प्रिंग रोल वाला कहाँ गया जो ये स्प्रिंग रोल बेचने आया था? अरे उसको ये स्प्रिंग रोल बेचने पर नुकसान हो रहा था, तो रात के समय में उसके घर के बाहर से गुजर रहा था तो उसका हाल चाल पूछने लगा। उसने बताया कि उसकी कमाई सही नहीं हो रही है, जितना कमा रहा है वो सब स्प्रिंग रोल का सामान लाने और बनाने में लग जाता है। तो मैंने कहा कि मुझे दे दो, मैं तो वैसे भी कुछ काम नहीं करता, इसी बहाने काम भी कर लूंगा और थोड़े पैसे भी कमा लूंगा। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ भैया, वो अपना सारा सामान मुझे बेचकर शहर चला गया। अपनी स्प्रिंग रोल की दुकान वहीं खोलेगा और यहाँ मैं ही बेचूंगा स्प्रिंग रोल। चलो ठीक है, इसी बहाने तुम कुछ काम तो करोगे। एक प्लेट लगाओ स्प्रिंग रोल, तुम्हारे हाथ का भी स्वाद खाकर देखें कैसा स्प्रिंग रोल बनाकर खिला रहे हो तुम। राम दुलारे उसको एक प्लेट स्प्रिंग रोल देता है। उसी दूसरी ओर मोतीलाल भूत बन जाता है। अरे मेरे स्प्रिंग रोल बनाने का सारा सामान कहाँ चला गया और मेरा ठेला भी गायब है। भूत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि सोते हुए उसे किसने मार दिया। जिसने भी मुझे मारा है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको इससे भी बुरी मौत मिलेगी। आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी? मैं इस गांव में रहने और पैसे कमाने आया था जिससे अपना पेट पाल सकूं और लोगों को स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल खिला सकूं। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। जिसने भी मेरे साथ ये किया है उसने ठीक नहीं। भूत अपने कातिल की तलाश में रात को गांव में निकल जाता है और इधर उधर पूरे गांव में कातिल को ढूंढने लगता है। उधर राम दुलारे लोगों को खराब सब्जी और टमाटर की चटनी बनाकर स्प्रिंग रोल खिलाने लगा। ये काम सही है, आधा माल ताजा और आधा माल खराब खिलाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा, मेरे पास तो पैसे आ ही रहे। खराब स्प्रिंग रोल खाकर लोगों का पेट खराब होने लगा। यार पहले वाला स्प्रिंग रोल वाला बेचता था तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से राम दुलारे स्प्रिंग रोल बेचने आया है तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। हाँ भैया, ये राम दुलारे पता नहीं कैसा स्प्रिंग रोल देता है, हर दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाती है। पर क्या करें, स्प्रिंग रोल खाए बिना मन नहीं मानता, इसीलिए खाने चले जाते हैं। इनकी बातें भूतिया स्प्रिंग रोल वाला सुन लेता है। अच्छा, तो ये सब उस राम दुलारे का काम है, इसका मतलब उसी ने मेरा खून किया है। भूत गुस्से में आ जाता है और बदला लेने के लिए सोचने लगता है। लोग स्प्रिंग रोल के नाम से भी मना करने लग गए। राम दुलारे मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था, उसके लिए तो लोगों की सेहत खराब ही सही, उसे कोई मतलब नहीं था इससे। न कमाने से अच्छा था जितना आ रहा है वो उसके लिए बहुत था। रात होते ही भूत राम दुलारे के घर जाता है। राम दुलारे बड़े मजे से खटिया पर सो रहा होता है। आखिर मिल ही गया मेरा कातिल। भूत की आवाज सुनकर राम दुलारे की नींद खुल जाती है। भूत गुस्से में राम दुलारे को देख रहा होता है। कौन है? भूल गया मुझे? मैं वही हूँ जिसको तूने मारा था और उसकी कमाई अब तू खा रहा है। अपने लालच के चलते तूने मुझे बेरहमी से मार दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? पर अब मेरी बारी है तुझे परेशान करके मारने की। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने लालच के चक्कर में मैंने तुम्हें मार दिया। भूत डरावना रूप लेकर राम दुलारे के शरीर के अंदर चला जाता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अगले दिन भूतिया स्प्रिंग रोल का ठेला लगाता है और लोगों को आवाज देता है, आओ आओ स्प्रिंग रोल खाओ। गांव के लोग स्प्रिंग रोल वाले के पास जाते हैं और स्प्रिंग रोल के प्लेट लगवाकर स्प्रिंग रोल खाने लगते हैं। अरे वाह, इतने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल खाने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मोतीलाल के स्प्रिंग रोल जैसा स्वाद है। अरे राम दुलारे, आज तो तूने पहले वाले की तरह स्प्रिंग रोल बनाए। ऐसे स्प्रिंग रोल बनाया करना, सब लोग पेट भरकर स्प्रिंग रोल खाते हैं। रात को भूत राम दुलारे के शरीर से बाहर निकल जाता है। सुबह होते ही भूत दोबारा उसके शरीर में घुस जाता है और लोगों को अब फ्री में स्प्रिंग रोल खिलाने लगा। राम दुलारे ने जो पैसे कमाए थे वो कम होने लगे, जिसकी वजह से उसकी सारी आमदनी खत्म हो गई। अरे भैया, आजकल तुमने राम दुलारे के अंदर बदलाव नजर नहीं देखा?
पहले कैसे वो अकड़ में बात करता था और अब फ्री में स्प्रिंग रोल खिला रहा है। हाँ भैया, इसका बदलाव बहुत बदल गया है। बिल्कुल पहले स्प्रिंग रोल बेचने वाले की तरह है और स्प्रिंग रोल का स्वाद भी बिल्कुल सेम है। जैसे वो प्यार से तमीज से स्प्रिंग रोल बेचता था, वैसे ही अब राम दुलारे बेचता है। कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि राम दुलारे एकदम से इतना कैसे बदल सकता है? वो शुरू से ही लालची और बदतमीज किस्म का है। इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। वह एक प्लान बनाते हैं कि रात में जब राम दुलारे अपने घर जाएगा तो वो उसका पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि बात आखिर क्या है। फिर जब रात हो जाती है और भूत राम दुलारे अपना ठेला लेकर घर जा रहा होता है, गांव के कुछ लोग चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। राम दुलारे अपने घर आ जाता है, वहीं गांव के कुछ लोग उसके घर की खिड़की से सब देख रहे होते हैं। भूत जब राम दुलारे का शरीर छोड़ता है तो गांव वाले ये सब देखकर डर जाते हैं। अब देख तो तुझे कैसे मैं सबक सिखाता हूँ। इन्हीं पैसों के लिए तूने मुझे मारा था ना, अब यही तेरे कमाए हुए पैसे मैं गांव को फ्री में स्प्रिंग रोल खिलाकर खत्म कर दूंगा और तेरी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने लाऊंगा और तुझे सजा दूंगा। नहीं नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। राम दुलारे भूत के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। ये सब देखकर गांव वाले उसके घर में आ जाते हैं और भूत से बोलते हैं, तुम चिंता मत करो भाई, हमने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है। हाँ, हमें पता चल गया कि तुम्हें किसने मारा था। इस राम दुलारे ने हमसे झूठ बोला कि तुम शहर चले गए हो, यहाँ तुम्हारा धंधा सही नहीं चल रहा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को धोखे में रखा, लेकिन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। ये ऐसे खराब स्प्रिंग रोल बेचकर सबसे पैसे ले रहा था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला हम लेंगे। सब लोग राम दुलारे को बहुत मारते हैं और उसे जेल में डलवा देते हैं। राम दुलारे को उम्र कैद की सजा मिलती है, इंसान की जान लेने के लिए और गांव वालों को खराब सब्जी खिलाकर उनसे पैसे लेने के लिए। भूत या स्प्रिंग रोल वाले को मुक्ति मिल जाती है और वो चला जाता है। बहुत समय पहले की बात है। गंगानगर गांव में लल्लू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी जमुना और बच्चों के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ समय से उसका काम बंद पड़ा था, इसलिए वो बहुत ही परेशान रहता था कि उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न जाकर दूसरे गांव में काम करके पैसा कमाया जाए। जमुना, मैं सोच रहा था क्यों ना जाकर दूसरे गांव में काम करा जाए। यहाँ तो हमारा काम धाम सब बंद हो गया है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही है, पर काम करने जाओगे कहाँ? अरे यहीं पास ही के गांव में, वहाँ कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मैं कल ही काम की तलाश में दूसरे गांव निकल जाऊंगा। और अगले ही दिन लल्लू जल्दी ही उठ जाता है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटी रख दी है, जब भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर लल्लू दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो चलते चलते दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। क्यों ना मैं इसी कुएं पर बैठकर खाना खा लूं। और वो उसी कुएं पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और अपनी रोटी की पोटली खोलकर देखता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। ये कहकर लल्लू खाना खाने लगता है। तभी जिस कुएं पर बैठकर लल्लू खाना खा रहा होता है, उसी कुएं के अंदर 4 चुड़ैल रह रही होती हैं। लगता है ये आदमी तो हमसे भी ज्यादा बड़ा ताकतवर भूत लगता है। ये तो हमें ही खाने की बात कर रहा है। ये हमें जिंदा ही खा जाएगा। क्यों न चलकर इसके पास विनती करते हैं कि हमें ना खाए। तभी पहली चुड़ैल निकलकर लल्लू के पास आती है और लल्लू से कहती है, हमें मत खाइए, हमें मत खाइए। आप जो कहोगे हम आपको सब देंगे, पर आप हमें मत खाइए। लल्लू चुड़ैल को देखकर डर जाता है। क्यों ना खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है, तो खाऊंगा ही। देखिए, आप हमें मत खाइए, हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। और ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बहुत सारे पैसे देती है और कुएं में वापस चली जाती है। शाम भी बहुत हो चुकी थी। लल्लू भी अपने घर की ओर चला जाता है। ये लो पैसे। इतने सारे पैसे देखकर जमुना चौंक जाती है। पैसे? इतने सारे पैसे ये कहाँ से लाए? लगता है तुम्हें दूसरे गांव में काम मिल गया। ओहो, अरे थोड़ा सांस तो ले लो, अभी बताता हूँ। मुझे काम तो नहीं मिला,
पर क्या? और फिर लल्लू कुएं वाली चुड़ैल के बारे में जमुना को सारी बात बताता है। लगता है उन चुड़ैलों के पास बहुत सारा धन है। पता नहीं, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं लेकर आ गया। आप ना एक काम करना, कल फिर आप काम ढूंढने दूसरे गांव जाना और उसी कुएं पर बैठकर खाना खाना जैसे कल खाया था, और फिर वो चुड़ैल आपको बहुत सारा धन देंगी। अरे जमुना, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो चुड़ैले हैं, चुड़ैले, और वो मुझे मार भी सकती हैं। तुमने देखा ना, वो चुड़ैले तुमसे डरती हैं, तभी तो तुम्हारे पास विनती करने आई थी कि आप उन्हें छोड़ दें। ना 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 ना, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगा। इतना लालच ठीक नहीं है। उन्होंने जो हमें इतने पैसे दिए वो क्या कम है? इन पैसों से मैं कोई काम खोल लूंगा। देखो जी, मुझे नहीं पता, आप वहाँ दोबारा जाना और फिर वो चुड़ैले आपको डर के मारे और भी ज्यादा धन देंगी। तुम ना लालच में अंधी हो गई हो, ये ठीक नहीं है। अगर आप दोबारा चुड़ैलों के पास नहीं गए तो मैं बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। हाँ। लल्लू जमुना की बात सुनकर कुएं पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन मैं काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां रख दी हैं। रोटियां लेकर लल्लू काम की तलाश में निकल जाता है और वो जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंच जाता है और वो कुएं पर बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खाऊं? तभी कुएं में रह रही दूसरी चुड़ैल निकल कर आती है और वो लल्लू से कहती है, हमें मत खाइए, हमें छोड़ दो। अगर आप हमें नहीं खाएंगे तो आप जो मांगोगे हम आपको देंगे। बोलो आपको क्या चाहिए? मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वही दोगे? हाँ हाँ, पर आप हमें छोड़ दो। ठीक है, तो आप मुझे बहुत सारा सोना दे दो। ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से लल्लू को बहुत सारा जेवर देती है और कहती है, अब तो आप हमें नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। ये कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है और लल्लू भी अपने घर की ओर और घर पहुंचकर, जमुना, ओ जमुना, अरे जल्दी आओ जल्दी। जमुना लल्लू की आवाज सुनकर कमरे से निकल कर आती है और लल्लू जमुना के हाथ में चुड़ैल के दिए हुए सोने और जेवरात देता है। इतने सारे जेवरात देखकर जमुना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जेवर पहन पहन कर बड़ी खुश होती है। देखो जी, रुपया पैसा जेवर तो हो गया, अब आप ना उन चुड़ैलों से कल जाकर हीरे मोती मांगना। ओहो, अब मैं उन चुड़ैलों के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर अपनी जान दे दूंगी। अरे इतना लालच ठीक नहीं है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, अगर तुम्हें मेरी और बच्चों की जान प्यारी है तो तुम्हें चुड़ैलों के पास जाना पड़ेगा। जमुना का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, पर लल्लू जमुना की धमकी के आगे बेबस और लाचार था, इसलिए लल्लू जमुना की बात सुनकर बच्चों की खातिर चुड़ैलों के पास जाने को तैयार हो जाता है। और अगले दिन, मैं काम के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। सुनो जी, मैंने आपके लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां रख दी हैं, जब आपको भूख लगे तो आप खा लेना। और ये कहकर लल्लू दूसरे गांव काम पर निकल जाता है और वो जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंचता है जिस कुएं के अंदर चुड़ैलें रहती थीं, और वो कुएं पर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी कुएं से चुड़ैल निकल कर आती है और वो लल्लू से कहती है, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो। बोलो आपको क्या चाहिए? मैं जो बोलूंगा वो आप मुझे सच में दोगी? हाँ, जो बोलोगे वो ही दूंगी। ठीक है, मुझे हीरे मोती चाहिए। ठीक है। चुड़ैल लल्लू को हीरे मोती दे देती है और फिर वो कुएं के अंदर चली जाती है। लल्लू भी हीरे मोती लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और घर पहुंचकर वो हीरे मोती अपनी पत्नी को दे देता है। अब तो हम माला माल हो गए, अब हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। पर जमुना का मन इतने पर भी नहीं भरता और फिर वो लल्लू से कहती है, सुनो जी, आप कल फिर उस कुएं पर जाना और ऐसी चीज मांगना जो कभी खत्म ही ना हो। मैं अब उन चुड़ैलों के पास कभी नहीं जाऊंगा, चाहे तुम कितना भी बोलो। नहीं जाना? तुम मत जाओ, फिर मैं बच्चों के साथ नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, फिर रहना तुम अकेले। लल्लू जमुना की बात सुनकर मजबूर होकर वहाँ कुएं में रह रही चुड़ैल के पास जाने को तैयार हो जाता है। और अगले दिन, जल्दी करो, आपको दूसरे गांव में जाना है और मैंने आपके लिए रास्ते के लिए रोटियां खाने के लिए रख दी हैं। और वो रोटियां लेकर दूसरे गांव की ओर चल देता है।
मैं चुड़ैलों से ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरी पत्नी जमुना को सबक मिल जाए। तभी वो जंगल के रास्ते उसी कुएं पर पहुंच जाता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं? हमने तुम्हें सब कुछ दिया, तब भी तुम हम चुड़ैलों को खाने की बात कर रहे हो। मुझे माफ कर दो, ये सब मैं नहीं, मेरी पत्नी जमुना मांग रही है। मैं खुद उसके इस लालच की वजह से बेहद शर्मिंदा हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चारों चुड़ैलें अपनी जादुई शक्ति से सब पता लगा लेती हैं कि ये सब लल्लू की पत्नी जमुना का करा धरा है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है कि ये सब तुम्हारी पत्नी लालच में कर रही है। अब तुम ये बताओ, तुम्हारी पत्नी ने अब क्या मांगा है? उसने कहा है कि तुम उन चुड़ैलों से ऐसी चीज मांगना जो कभी खत्म ही ना हो और बढ़ती जाए। ये एक जादुई डंडा और रस्सी है। तुम ये डंडा और रस्सी घर ले जाकर अपनी पत्नी जमुना को देना और उससे कहना, तुम इस रस्सी और डंडे से जितना मांगोगी वो तुम्हें इतना देंगे जो खत्म ही नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। लल्लू चुड़ैलों से डंडा और रस्सी लेकर हंसी खुशी अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वो रस्सी और डंडा जमुना को देता है और चुड़ैल की कही बात जमुना को कहता है, ऐ जादुई रस्सी और डंडे, मुझे इतना दे जो कभी खत्म ही ना हो। फिर क्या था, रस्सी जमुना को बांध देती है और डंडा उसे मारने लगता है। अब आया मजा, अब इसे पता चलेगा ज्यादा लालच का क्या नतीजा होता है। अरे अरे रोको ना इस डंडे को, इसने तो मेरी हड्डियां ही तोड़ दी। तुम ही ने तो मांगा था कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, तो अब तुम्हें ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा मिल रही है, लो। तभी जमुना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लल्लू और डंडे से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। भाई मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो मुझे। ये सुनते ही डंडा रुक जाता है और रस्सी उसे खोल देती है। इस तरह लालची जमुना को सबक मिल जाता है और वो सुधर जाती है।